हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 19 फरवरी। तो 19 फरवरी के करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति हुई है, इस वजह से ये चर्चा में है। तो हुआ क्या है, अभी ज्ञानेश कुमार कुशन की नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री और 3 सदस्यीय समिति की बैठक के बाद। तो ज्ञान कुमार कुशन जो हैं ये पहले से इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, पर अब क्या बना दिए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बना दिया गया है। तो अब हम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव के बारे में सारी चर्चा करेंगे। तो होता क्या है कि भारत में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो CEC, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसकी नियुक्ति कैसे होती है, आर्टिकल 324 के तहत कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। तो क्या होता है, राष्ट्रपति करता है इनकी नियुक्ति। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। जो चुनाव आयोग कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। और यह किसकी जो चुनाव कराता है, तो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विधानसभा के चुनाव हो, या फिर लोकसभा के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव, ये सारे काम कौन कराता है, जो हमारा चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग। तो इसके बारे में देखा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और नई कानूनी विशेषताएं। हुआ क्या करता था कि 1950 के बाद से ही भारत में चुनाव आयुक्त एक हुआ करता था केवल, और ये प्रक्रिया चलती रही 61 में संविधान संशोधन 1989 तक। तब तक एक ही व्यक्ति हुआ करता था। अब क्या हुआ, 61 में संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा के आयु कितनी कर दी गई थी, वोट देने की 18 वर्ष। और उसी टाइम से ये नियुक्त किया गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो कितने उसमें होंगे, अब सदस्य 3 होंगे। तो लगभग 1991 से क्या हुआ, 3 सदस्य होने लगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो ये देखा हमने। तो वर्तमान में कितने होते, 3 चुनाव आयुक्त होते। अब हुआ क्या था, 2 साल पहले सरकार ने क्या किया था, जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। तो हमें वो देखना है। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से इनके प्रक्रिया में कुछ चयन में अलग से बदलाव किए गए। जैसे अभी जो समिति होती है उसमें 3 सदस्य हैं। तो 3 सदस्य का क्या मतलब है, 3 अलग अलग स्तर पे होगा। एक प्रधानमंत्री समिति की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही साथ विपक्ष के नेता होंगे, एक और मंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, साथ ही साथ विपक्ष के जो लोकसभा के नेता होंगे, जैसे इस बार कौन थे, राहुल गांधी जो थे, तो वो थे। साथ ही साथ जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो होंगे इसमें। तो ये है। तो मुख्य, अगर विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति होती है तो विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है, कभी कभी होता है ना लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, तो सबसे बड़ी पार्टी का जो नेता होगा विपक्ष की, वही व्यक्ति इसमें चुना जाएगा। तो ये देखा हमने। कानून की स्वीकृति क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रक्रिया निर्धारित की है। कानून मतलब पहले क्या हुआ करता था, 1991 के तहत ही जो एक्ट था उसी के तहत जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था नियुक्त हुआ करता था। अब क्या हुआ है, उसे बदल के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम 2023 जो 23 है उसे मंजूरी दी गई है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक सर्च कमेटी बैठती है। सर्च कमेटी क्या करेगी, जैसे PM और PM के बाद एक मंत्री और मंत्री के बाद विपक्ष का नेता, ये सारे सर्च कमेटी में होंगे, और CGI वगैरह। फिर ये नाम कुछ शॉर्ट लिस्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति को भेजेंगे और राष्ट्रपति उनका चयन करेगा। तो जैसे अभी क्या है कि प्रमुख एक हैं भारत के, एक तो राष्ट्रपति हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं, एक PM होंगे। तो PM के अंतर्गत एक सर्च कमेटी होगी। वर्तमान में जैसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे, 2 वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट वगैरह, ये लोग उन चयनों की क्या करेंगे, सर्च कमेटी में ये सारे सदस्य होंगे। अब ये लोग चयन करके क्या करेंगे, चयन समिति का प्रमुख कौन माना जाएगा, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री तो चयन करेगा नहीं, तो कुछ सर्च कमेटी के द्वारा कुछ सदस्यों को चुन के नाम लिस्ट भेजी जाएगी प्रधानमंत्री के बाद। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे, जैसे कि एक विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री के द्वारा एक नियुक्त जो मंत्री होगा, ये 3 लोग हो गए। अब यहाँ पे साथ ही साथ क्या होगा, इनमें से अब चयन समिति को शॉर्ट लिस्ट 5 नामों से आगे विचार करने का अधिकार है। मतलब अगर अब ये चयन समिति के पास पावर आ गई, क्योंकि जो ऊपर हमने देखा सर्च कमेटी, एक है ये सर्च कमेटी, इस सर्च कमेटी में कुछ क्या होंगे, अधिकारी होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे और एक कानून मंत्री होंगे। उसके बाद सर्च कमेटी के बाद चयन समिति पे आ गई, जो चयन करेगी उसका। इसमें प्रधानमंत्री हैं, सदस्य हैं बाकी 2 अलग, और उसके बाद है अधिकार। अधिकार क्या है ना, कि जो 5 लिस्ट इन्हें दी गई उसके अलावा भी ये बात कर सकते हैं।
उसके बाद क्या होगा, चयन समिति ने चयन किया, राष्ट्रपति को सिफारिश देंगे और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देंगे। तो ये हमने देखा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की योग्यताएं देख लेते हैं। चुनना देख लिया। तो सचिव के स्तर पर, सचिव का मतलब सीनियर जो आईएएस होंगे, सचिव के समकक्ष पदाधिकारी होने चाहिए या इससे उच्च पद पर कोई व्यक्ति कार्य कर चुका, मतलब सचिव तो रहा हुई हो, इंटीग्रिटी हो, ईमानदारी हो उसमें, और चुनाव प्रबंध का कैसा होना चाहिए, उन्हें अनुभव होना चाहिए। उसके बाद क्या उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है? नहीं, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। कार्यकाल क्या होता है? 6 और 65 वर्ष उनका कार्यकाल होता है, जो भी अधिक रहेगा। निर्वाचन की संरचना क्या है? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य, अभी कैसे है मतलब चुनाव आयुक्त, तो आर्टिकल 324 में है। भाग कौन सा ये चलता है? भाग 15 चलता है। यहाँ पे एक मुख्य होगा, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और बाकी राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है संख्या अलग अलग। अभी ये 3 से चल रहा है। तो ये है वर्तमान की संरचना। अब देखें आर्टिकल कुछ 325 आर्टिकल ये कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर निर्वाचन सूची में शामिल नहीं किया, मतलब विशेष सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा इसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि निर्वाचन सूची में इसके आधार पर किसी को शामिल किया जा रहा है और इनके आधार पर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो मेन बात है, धर्म, लिंग, जाति, नस्ल के आधार पर किसी को विशेष नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि जो नॉर्मल सूची होगी उसमें सभी शामिल होंगे। 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पे होंगे। यहाँ ये मतलब नहीं है कि 326 के तहत वोट देने का अधिकार है, वो कैसा है, विधेयक है। इसमें क्या है 326 में कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, मतलब जो 18 साल के लोग हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं, उनके चुनाव मतलब वोट के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 27 और 28 जो है वो ये कहते हैं कि संसद और विधानमंडल के चुनावों के संबंध नियम बनाने की शक्ति और चुनाव मामलों में अदालतों पर हस्तक्षेप की रोक। तो 327 से 29 तक ये कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है उसी के पास सारी शक्ति रहेंगी। 325 हमने देखा, समानता का सिद्धांत है कि विशेष निर्वाचन सूची नहीं होगी, बल्कि एक समानतापूर्ण और निष्पक्षता की एक निर्वाचन सूची होगी जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 26 देखा, वयस्क मताधिकार के आधार पर और सभी वयस्कों को ये दिया जाएगा। 27 से 29 वाला देखा, 27 ये कहता है कि संसद को विधानसभा के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। किसे? संसद को राज्य के विधानसभाओं के संबंध में चुनावी प्रावधान करने की शक्ति है। 28 ये कहता है राज्य के विधानमंडल को अपने चुनाव के नियम बनाने की शक्ति है। और 29 ये कहता है चुनावी मामले जो हैं वो अदालत में नहीं जाएंगे। तो ये सारे प्रावधान है आर्टिकल वाइज। अब हमने देख लिया भाग कौन सा है 324 से 29 तक। 29 भाग है 2011 से 25 जनवरी को, क्योंकि 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, तो 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 2023 के अधिनियम के तहत जो निर्वाचन अधिनियम था उन्हें 1991 को निरस्त कर दिया गया था, जो निर्वाचन आयोग का अधिनियम हुआ करता था। और अब क्या है कि एक मुख्य और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं 1993 से। तो ये वाला याद रखना है। अब हमने पूरा मामला देख लिया कि क्या है कि जो चुनाव होगा उसमें एक पात्र, जो सचिव स्तर का पात्र व्यक्ति होगा, एक सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी में कौन होगा, न्याय मंत्री होगा, और बाकी क्या होंगे, अधिकारी होंगे। ये उन्हें 5 सूची भेजेंगे 5 उम्मीदवारों की। उसके बाद क्या होगा, एक चयन समिति होगी। ये कौन सी है, सर्च समिति। सर्च करके कुछ नाम 5 सुझाएंगे किसे, चयन समिति को। चयन समिति में पीएम होंगे, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा, और मंत्री पीएम के द्वारा जो एक कैबिनेट मंत्री कोई भी चुना जा सकता है। फिर ये क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति बाकी करेगा ही नियुक्ति। 665 होता है, त्यागपत्र दे ही सकते हैं। तो ये सब, इन्हें हटाया कैसे जाएगा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है बाकायदा लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित करके, वैसे ही हटाया जाएगा, क्योंकि ये भी कैसे हैं, संवैधानिक पद हुआ करते हैं। तो हमने ये देखा। अब थोड़ा हम और देखते हैं डिटेल में। अब एक हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी इस बारे में कि एक होता है क्या चीज़, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त 324 के तहत सारी प्रक्रिया का निर्वहन करता है। उसके बाद क्या होता है, इसका 665 कार्यकाल होता है, जो भी हो। पहले हटाया इसे कैसे जाएगा, हटाया कैसे जाएगा, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसे हटाया जाएगा। किसे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं। अब विशेष कैसे, लोकसभा और राज्यसभा में,
लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी और फिर क्या हो जाएगा, इसे ही कहा जाता है महाभियोग। महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है। मतलब जिनकी अभी नियुक्ति हुई है अगर उन्हें हटाना हो तो इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। सरकार मनमाने ढंग से उन्हें नहीं हटा सकती है। अब ये तो पहला पद हुआ। दूसरा एक और होता है नाम, एक नाम आता है CEO। जैसे कंपनी के CEO होते हैं वैसे ही क्या होता है, उससे अलग नाम है इनका, शॉर्ट में CEO। मतलब इन्हें कहते हैं चीफ, जो चीफ है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो CEF मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब सोचो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो 3 सदस्यीय तो है। अब ये तो केंद्र सरकार में दिल्ली में बैठे, अब किसी राज्य में जो काम कोई करना है, चुनाव होना है, तो वहाँ पे अलग अलग अधिकारी चाहिए कि नहीं, तो उन्हें ही कहा जाता है हर राज्य में होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो हमने देखा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और यहाँ पर राज्यों में क्या होंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे। इन्हें क्या कहा जाता है, CE और O। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर तो पूछा जाएगा, केंद्र का कोई राज्य स्तर पर होता है क्या, बिल्कुल होता है, इन्हें कहा जाता है CEO। अब क्या होगा, राज्य स्तर पर भारत के निर्वाचन आयुक्त के, मतलब निर्वाचन आयुक्त के द्वारा ये निर्धारित क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति क्या किसी एग्जाम से या ऐसे हो रही है राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा, नहीं। जो CEO हैं इनकी नियुक्ति हो रही है जो भारत के निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त जो होगा वो इनकी नियुक्ति करेगा, कोई अधिकारी ही होंगे, उनकी नियुक्ति इस पद पर कर दिया जाएगा। इनका कार्य क्या होता है, जो राज्य में चुनाव होंगे उन राज्यों में चुनाव की निगरानी करना इनका अधिकार होता है। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, यही IAS जो DM होते हैं वही होते हैं ये लोग। तो CEO हमने देखा। अब CEO को हटाना हो मान लो तो कैसे हटाया जाएगा CEO को, तो इलेक्शन कमिश्नर CEO को नियुक्त करता है और सरकार से नियुक्ति, राज्य सरकार से परामर्श पे होती। जब इनकी जो DM होंगे उनकी नियुक्ति हो रही होगी CEO पद पे, तो केवल ऐसे ही थोड़ी ना, तो राज्य सरकार का भी इसमें परामर्श ले लिया जाता है, क्योंकि इन्हें राज्य में ही काम करना है। कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल स्थायी होगा नहीं, क्योंकि इनकी नियुक्ति ऐसे ही हो रही तो कार्यकाल स्थायी नहीं होता है, केवल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार काम करते हैं। बाद में ये प्रशासनिक पद पर जा सकते हैं जो थे, तो इन्हें हटाए जाने का कोई विशेष वैसा नहीं है पद। तो ये हमने देखा। उसके बाद ये केवल एक पद था, उसके बाद एक और अधिकारी होते हैं, एक होता है, मतलब अधिकारी का मतलब एक और पद होता है, वो होता है SEC, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो केंद्र निर्वाचन आयुक्त हो गया केंद्रीय, और उनके अंतर्गत CEO होते हैं जो DM होते हैं। उसके अंदर बाद एक और चुनाव स्तर पर होता है भारत में, होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त, SEO, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इन्हें तो हम जानते ही हैं, ये केवल क्या करते हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनके सदस्यों के लिए चुनाव कराते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 या 65 वर्ष जो भी हो वो इनका कार्यकाल होता है। तो ये देखा। और इनका आर्टिकल भी अलग होता है, राज्यपालों का 243 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये क्या होंगे, जो नियुक्ति की जाएगी, हटाए कैसे जाएंगे, ये भी महाभियोग की आवश्यकता होती है, तब इन्हें हटाया जा सकता है, राज्य सरकार सीधे नहीं हटा सकता है। तो ये देखा। पर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो चूंकि वहाँ राष्ट्रपति कर रहा था केंद्रीय वाले की, तो यहाँ कौन करेगा, राज्य में राज्यपाल करेगा। तो ये हमने सारी चीज़ें देख ली जो चुनाव आयुक्त से संबंधित थी। अगला हमारा आर्टिकल है टाइफाइड को लेकर। तो ICMR क्या है, भारत का चिकित्सीय अनुसंधान परिषद है। तो चिकित्सीय अनुसंधान परिषद ने टाइफाइड और पैराटाइफाइड वैक्सीन को संयुक्त रूप से, और जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित की है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो ICMR है ये भारत की ऐसी संगठन है जो रिसर्च करता है किस क्षेत्र में, चिकित्सक रूप में। तो ये देखा। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, संयुक्त विकास किया है टाइफाइड और पैराटाइफाइड वैक्सीन का। साथ ही एक शब्द यहाँ पे मिला है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका क्या मतलब होता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा सा चल रहा है और अगर कोई व्यक्ति उसमें मदद करना चाहे, प्रोजेक्ट में रुचि ले और मदद करना चाहे, अगर वो किसी पद पे है या उसे कोई नॉलेज है, तो वो यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं कि वो भी मदद कर सकते हैं कोई भी। तो ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है। अब हुआ क्या है, तो इन्होंने वैक्सीन बना ली है। तो वैक्सीन जो है वो 2 वेरिएंट के लिए, एक सैल्मोनेला टाइफी और एक सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो पैराटाइफी और सैल्मोनेला टाइफी के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है, जो किसके लिए, टाइफाइड के लिए। और टाइफाइड होता क्या है, रूरल एरिया में ज़्यादा कि अर्बन में, तो अर्बन में ज़्यादा होता है क्योंकि दूषित पानी और दूषित भोजन से ज़्यादा होता है। तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड देखें तो कारण क्या होता है, वैक्सीन इन्फेक्शन है वो सैल्मोनेला टाइफी इनके द्वारा होता है। संक्रमण के तरीके क्या
होते हैं? दूषित है। प्रसार क्या होता है? शहरी क्षेत्रों में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो ये देखा हमने। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो नई वैक्सीन बनी है वो काम कैसे कर रही है। तो ये काम करती है, जो पहली बात तो बनाया किसने, तो ICMR के तहत ही, जो कौन सा है, इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोलकाता है, उसके द्वारा ये विकसित किया गई। तो नई वैक्सीन जो विकसित की गई है वो कोलकाता इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई है। अब यहाँ पे आ गया एक शब्द हमें फिर मिला, वैक्सीन आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स। अब ये क्या होता है वेसिकल्स? जैसे क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया की आउटर लेयर लेंगे, बैक्टीरिया नहीं ले रहे, बैक्टीरिया का केवल बाहरी कवच ले रहे हैं, और वो बाहरी कवच एक व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही शरीर में वो बाहरी कवच डाला गया, एंटीबॉडी को क्या लगेगा? एंटीबॉडी को लगेगा कि एक बैक्टीरिया ने अटैक किया है या वायरस ने अटैक किया है, और वो क्या करेंगे, वो उससे लड़ने लगेंगे, और लड़ने के दौरान क्या होगा, वो एंटीबॉडी शरीर में क्रिएट कर लेंगे। फिर क्या होगा, जब असली बैक्टीरिया या वायरस शरीर में अटैक करेंगे तो पहले से एंटीबॉडी तैयार है, इसका हमला हो जाएगा। तो इस वजह से शरीर में केवल क्या डाल रहे हैं, उसका खोल डाल रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है मेम्ब्रेन वेसिकल्स, आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स। तो ये हमने समझा आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स क्या होता है। तो एक तरीके से ये क्या होता है, हमारे शरीर का एक, जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत हमारे शरीर की कोशिकाओं में एक झिल्ली होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, वैसे ही बैक्टीरिया के बाहर भी एक मेम्ब्रेन सी होती है, उसमें से बैक्टीरिया का बाहर निकल सकता है, मतलब बैक्टीरिया से जुड़े जो प्रोटीन वगैरह होते हैं, और वही चीज़ें इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो यही चीज़ को कहते हैं OMB, तो आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स। तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए ये दोनों के लिए वैक्सीन बना दी गई है। उसके बाद है अगला मेडिकल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो गर्भावस्था समाप्त करने के लिए जो है अबॉर्शन के लिए 25 हफ्ते की अनुमति को पार किया है। तो वैसे क्या है, जो कानून है वो 24 हफ्ते के लिए, पर 25 हफ्ते के लिए कब है, जब क्या होना चाहिए, जब कोई रेयर ऑफ द रेयर में होना चाहिए, जब बच्चे को क्या हो, जो उसकी दिमागी या कोई ऐसी समस्या हो। तो हुआ क्या है, अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 25 हफ्ते की जो अबॉर्शन है उसे एक निजी अस्पताल में कराने का अनुमति दे दी है। अब इसके लिए हमें पढ़ना है कानून। तो जो MTP है एक्ट, MTP एक्ट वो 1971 का हुआ करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो प्रेगनेंसी एक्ट है तो 1971 का हुआ करता है, और इसी के तहत अभी जो सीमा है वो 24 हफ्ते की निर्धारित की गई थी। अब ये उसे पार कर गया है। तो ये अब अभी ये जो MTP है ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले 20 हफ्तों का जो अबॉर्शन होता है, तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, शादीशुदा और अविवाहित महिला दोनों के लिए ये काम करेगा। 20 हफ्ते वाला ये नॉर्मल रहेगा, पर अगर 20 से 24 के बीच का होगा तो ये क्या होगा, 2 पंजीकृत चिकित्सकों की स्वीकृति आवश्यक होती है, और उसके बाद हो सकता है। तो 2 चिकित्सक चाहिए होते हैं 20 से 24 हफ्ते, और 24 के बाद केवल तभी हो सकता है जब कैसा हो, कि जब भ्रूण में कोई ऐसी विकृति मान ली जाए और गर्भपात अबॉर्शन की अनुमति दे दी जाए, मतलब भ्रूण में कोई गंभीर विकृति हो, मतलब मानसिक रूप से या ऐसी बीमारी हो से जो कभी सही नहीं होगी। तो इस मामले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड होगा, वो उसे स्वीकृति दे देगा, तब ये हो सकता है 24 के बाद। तो ये हालांकि इसमें क्या होता है, जो महिला का नाम, गोपनीयता है, ये सब सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो हमने क्या देगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, उसमें कितना है, 24 हफ्ते का हुआ करता है। अभी जो दिया गया 25 का, क्योंकि रेयर वाला मामला था 24 के बाद वाला, क्योंकि वहाँ पे जो भ्रूण था उसे विकृत कोई बीमारी हुआ करती थी। तो ये देखा। उसके बाद है फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज, जिसे बेल्गिका अंटार्कटिका भी कहते हैं। तो फ्लाइटलेस अंटार्कटिका मिज, इसे क्या देखना है हमें, तो ये एकमात्र देसी कीट प्रजाति है, मतलब अंटार्कटिका की एकमात्र प्रजाति है। अब अंटार्कटिका में कोई कीट तो पाए नहीं जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो -50 -100 ऐसे टेम्परेचर है। अब यहाँ पे कीट तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे एक फ्लाइटलेस अंटार्कटिका में जैसा छोटा सा कीट पाया जाता है, बोल्गिका अंटार्कटिका। तो इसके बारे में भी ये चर्चा में रहा है। ये कीट कैसा होता है, चरम मौसमी जीवन में, मतलब चरम मौसमी स्थिति में भी ये जीवित रह सकता है। तो क्या हमें पता चला, ये एक क्या है, एक ऐसा कीट है जो चरम स्तर पर जीवित रह सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया कि जीवित रहने का कारण, इसका एक
टर्म है वो है एक्सट्रीमोफाइल इंसेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमोफोल इंसेक्ट। ये ऐसे कीट होते हैं जो अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड दोनों असहनीय स्थिति में भी ये जीवित रह सकते हैं। इनमें कुछ ऐसी पावर होती है, तो इन्हें ही कहा जाता है एक्सट्रीमोफाइल कीट। तो एक्सट्रीमोफाइल कीट का ही उदाहरण है ये फ्लाइटलेस अंटार्कटिका मिज या बेल्किका अंटार्कटिका, जो क्या होगा, एक्सट्रीम वातावरण में ये रह सकता है। तो एकमात्र कीट है, बिल्कुल सही बात है। अब फ्लाइटलेस, इसके बारे में देखें तो इसका जीवन चक्र 2-3 सिचुएशन तय आता है। पहला काइनेसिस, जो काइनेसिस है इसमें क्या होता है, ये त्वरित अनुकूलन प्रक्रिया। जब अचानक टेम्परेचर कैसा गिरता है तो तुरंत ये शरीर इनका कैसा निष्क्रिय हो जाता है ठंड से बचने के लिए। उसके बाद होता है दूसरे वर्ष में क्या होता है, और जो ऑब्लिगेट डायपोल, इनमें कीट ऊर्जा संचय करता है, क्योंकि कीट क्या करेगा, ऊर्जा का शरीर में संचय करेगा और उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाता है। और ठंड के मौसम में अगर उसके पास एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तो वो जीवित रह सकता है। तो इतना तो ये नहीं, हमें याद रखना है जो फ्लाइटलेस मिज है वो ऐसे काम करता है। अगर एकदम टेम्परेचर गिरेगा तो वो क्या करेगा, अपने शरीर को निष्क्रिय कर देगा, बिल्कुल तुरंत निष्क्रिय हो जाएगा। और बाद में क्या होता है, ऊर्जा संचित रखता है। नॉर्मल टेम्परेचर जब होता है तब वो एनर्जी को संरक्षित कर लेता है। अब कोई भी जो जीव होता है, उसमें जो जीव होते हैं उनमें 3 तरीके की सिचुएशन पाई जाती है। तो ये क्या होती है, एक होता है हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन तो हम जानते ही हैं, इसे कहा जाता है शीत निष्क्रियता। जैसे भालू हुआ, कुछ जीव हुए, जमीनी गिलहरियाँ, छिपकली, ये सारी चीज़ें हाइबरनेशन में चले जाते, मतलब इनके शरीर को मेटाबॉलिज्म जीरो हो जाता है एक तरीके से, मतलब लंबे समय तक के लिए सो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसे कहा जाता है हाइबरनेशन। और ये कब होता है, सर्दियों के दौरान होता है। भालू वगैरह होते ये ऊर्जा बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये जागेंगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो गहरी नींद में ये चले जाते, तो इसे क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये हमने देखा। अगला है एंटीवेशन। अब एंटीवेशन क्या है, तो एंटीवेशन गर्मी के मौसम में होता है। जैसे हाइबरनेशन सर्दी में होता है, एस्टिवेशन तो वैसे ही एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन कब होता है, गर्म में, गर्म और गर्म के साथ साथ सूखा जैसी सिचुएशन होती है। तो तब अपने शरीर को ये बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, कुछ फ्रॉग होते हैं, स्नेल होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रॉग और स्नेल, ये अपने शरीर को बचाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए गहरे मिट्टी में चले जाते हैं। तो यही होता है एस्टिवेशन। तो ये, उसके बाद होता है एक ब्रूमेशन। अब ब्रूमेशन क्या होता है, ब्रूमेशन भी सर्दी के महीने में ही होता है। इस प्रक्रिया में जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप का मतलब क्या हो गया, जैसे स्नेक हुआ, जो स्नेक, सांप हुआ, लिजार्ड हुए, छिपकली वगैरह, ये अपने शरीर को पूरी तरह से धीमा कर लेते हैं और ठंड से बचने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए बसंत ऋतु में फिर सक्रिय हो जाते हैं। तो हमने तीनों देखे। हाइबरनेशन भालू जैसे हो जाएंगे, सो ही जाएंगे। एस्टिवेशन में क्या था, एस्टिवेशन गर्मी के मौसम में होता है, मेन केस में फ्रॉग वगैरह में जो होता है। ब्रूमेशन में क्या होता है, तो ब्रूमेशन में सांप होता है, छिपकली जैसे जीव आ जाते हैं। हाइबरनेशन टाइप है, इसमें बस थोड़ा सा सक्रिय रहेंगे पर पूरी तरह से नहीं। हाइबरनेशन में पूरी तरह से हो जाते हैं। एस्टिवेशन गर्मी में होता है, तो ये हमने देखा। उसके बाद है टेल गार्ड एआई। तो इसमें बस यही कैमरा लगाए जाएंगे, ऐसे जीव हैं उनकी निगरानी के लिए कि कोई अवैध शिकार तो नहीं कर रहा है। तो टेल गार्ड एआई ने उड़ीसा में के सिमलीपाल में ये सहायता दे रहे हैं। तो टेल गार्ड एआई क्या करेगा, उड़ीसा के सिमलीपाल, तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है, सिमलीपाल, वहाँ पर ये सुविधा चालू की गई है। तो यहाँ एंड टू एंड कैमरा अलर्ट होगा, मतलब अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो कैमरे में पहले से ही अलर्ट हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा इससे, तो जो जैसे शिकार वगैरह है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इनकी पहचान हो जाएगी। रियल टाइम अलर्ट होगा। तो रियल टाइम अलर्ट का मतलब रेडियो उपग्रहों के माध्यम से अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत हानि पहुंचाने या चोरी होने से रोका जा सकता है। जैसे कोई अगर करना चाहे तो कैमरे से मतलब जानकारी मिल जाएगी। अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में जाने, जहाँ पे ये है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये याद रखना, सिमलीपाल कहाँ पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में किस एरिया में है, तो मयूरभंज एरिया में पड़ते हैं। जो मयूरभंज एरिया खनिज संसाधन के लिए भी जाना जाता है और टाइगर के लिए जाना जाता है, तो इसी वजह से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इसका नाम है।
1994 में टाइगर रिजर्व इसका नाम रखा गया था। यहाँ कुछ नदियाँ हैं, सालंदी, काहौरी और देव, ये नदियाँ हैं, सालंदी, काहौरी और देव, तो ये यहाँ पे नदियाँ। अब यहाँ पे बाकी जैसे हिमालयन ओक, साल, ऐसे जो होते हैं पेड़ वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये देखा हमने। उसके बाद है सिटीजन डेटा कोपेनहेगन फ्रेमवर्क, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो सिटीजन डेटा मतलब आम लोगों का हमारा डाटा, और कोपेनहेगन फ्रेमवर्क मतलब कोपेनहेगन में इनके लिए कुछ नियम बनाए गए। तो हुआ क्या है, एक ऐसा ये ढांचा है या ऐसा फ्रेमवर्क है जो डेनमार्क में विकसित किया गया था, क्योंकि डेनमार्क में ही है कोपेनहेगन जो राजधानी है। तो यहाँ पे क्या आता है, जो डाटा लिया जाएगा, जो डेटा लिया जाएगा उसका उपयोग नैतिकता और गोपनीयता, तो नैतिकता और गोपनीयता को ध्यान में रखे और सुरक्षा को ध्यान में रख के किया जाएगा। मतलब जो नागरिकों का डेटा होगा वो पूर्ण नियंत्रण, नागरिकों को ही पूर्ण नियंत्रण होगा, गोपनीयता उनकी बनी रहेगी और जवाबदेहिता और पारदर्शिता बनी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं सिटीजन डेटा कोपेनहेगन फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो यही बस याद रखना है कि किससे संबंधित है कोपेनहेगन फ्रेमवर्क, तो डिजिटल सिटीजन डेटा से संबंधित है। तो सिटीजन डेटा को सही से संरक्षित करना, ये सारी चीज़ें हैं। उत्पत्ति कब हुई थी, तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी जो प्रभाग है उसके द्वारा ये तैयार किया गया था। जो कोपेनहेगन फ्रेमवर्क है जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 में ये बनाया गया था। डेटा को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। अगला है NDSOM, इसका मतलब क्या होता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर और मैचिंग। अब मैचिंग भी है, ऑर्डर भी है, डीलिंग भी, ऐसे नाम आ रहे। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि RBI द्वारा एक संचालित प्लेटफॉर्म है ये NDSOM, किसके द्वारा, RBI के द्वारा संचालित, जिसका उपयोग जो ब्रांड होती है ना, उन ब्रांडों और सरकार, मतलब ब्रांड का मतलब ब्रांडिंग मतलब बॉन्ड, तो बॉन्ड और क्या होगा, सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, तो सरकारी प्रतिभूतियाँ और बॉन्डों के व्यापार में किया जाता है। मतलब क्या हुआ, NDSOM क्या है, एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, एक साइट टाइप का है। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डों को जिसे लेना होगा वो ले सकता है, जिसे बेचना होगा वो बेच सकता है। तो बस यही चीज़ है, सरकारी प्रतिभूतियाँ मतलब सरकारी जो चीज़ें होती हैं वो, और साथ ही साथ बॉन्ड, इन्हें व्यापार के लिए रखा जाएगा। एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है NDSOM, तो ये याद रखना है किसके द्वारा है, RBI के द्वारा ये है। तो इसके बारे में हमने देखा कि यहाँ पे नेगोशिएशन डीलिंग सिस्टम में ऑर्डर मैचिंग, अगर कोई लेना चाहेगा उस रेट में या ये चीज़ें, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ कारोबारियों की पहचान उजागर किए बिना ऑर्डर भी मिलान किए जा सकते हैं, मतलब किसी को ऑर्डर वगैरह लेने हो। तो यह सदस्य कौन होंगे, बैंक होगा, प्राथमिक डीलर होंगे, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, ये सारी इसमें आते हैं। तो ये देखा, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है एक ऑर्डर मैचिंग की। तो सबसे पहला इसमें चीज़ होती है क्या है, ऑर्डर मैच हो जाए। ऑर्डर मैच का मतलब है खरीददाता और विक्रेता दोनों एक दूसरे से मिल जाए। फिर ये खुला और पारदर्शी प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसे जो खरीदना हो वो है, आसान और तेज़ है, क्योंकि लेन देन कैसा होगा, आसान और तेज़ होगा, और गुणवत्ता भी अच्छी होती है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ इसमें है। अगला है केंद्र सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसे हम क्या कहते हैं, PM आशा। तो PM आशा अन्नदाता आय संरक्षण योजना 25-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। तो 18 में योजना शुरू की गई थी, वो मुफ्त अनाज वाला। तो फसल इसमें 18 में शुरू गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, फसल खरीद संचालन को अधिक प्रभावी बनाना। तो PM आशा है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, जो फसल वगैरह होती है उन्हें खरीदा सही रेट पर जाएगा, ये सब है। क्रियान्वयन जो कृषि मंत्रालय है वही करेगा इसका। किसानों की उपज पर मूल्य सुनिश्चित करना है। तो जो किसान खेत में क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, उन्हें एक अच्छा मूल्य मिल जाए, इसलिए ये PM आशा को लाया गया था। इसमें दलहन पे विशेष जोर दिया जाता है, तिलहन और नारियल गिरी। अब होता क्या है, सरकार यहाँ से खरीदती है, और यही जो PDS होता है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो आजकल सरकार मुफ्त में अनाज देती है, वो आता कहाँ से अनाज, तो PM आशा वगैरह से ही सरकार खरीदती हैं ये चीज़ें। तो ये है इसमें। तो यहाँ पे PM आशा योजना किस लिए, तो दलहन, तिलहन और जो ऐसी फसलें होती है सरकार इन्हें खरीदती है, क्यों, किसानों को घाटा ना हो। और इसके बाद क्या हो जाता है, साथ ही साथ जैसे भंडारण लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण भारत में फसलें खराब होने के कारण किसानों को क्षति होती है, आत्महत्या भी बढ़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें के लिए ये लाया गया है। तो PM आशा देखा, इसमें क्या होता है, मूल्य समर्थन योजना है। तो यह योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल
फसल बेचने का अवसर देता है। साथ ही क्या है, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, जैसे अगर मान लो 10 रुपये की चीज़ है, किसान को 8 में बेचनी पड़ी, 2 रुपये का घाटा हुआ, तो सरकार क्या करेगी, 2 रुपये ट्रांसफ़र कर देगी किसान के लिए। तो यही है मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना। उसके बाद कवर की गई फसलें इसमें कौन सी हैं, तो अभी हमने देखा नॉर्मल जो होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है उसमें जो होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, ऐसी फसलें होती हैं। उसके बाद दलहन, तिलहन, खोपरा, ये सारी चीज़ें हैं, ये इसमें कवर की गई फसलें हैं किसमें, पीएम आशा योजना में। तो मेन दलहन तिलहन याद रखना है पीएम आशा के लिए। खरीद एजेंसियां कौन खरीदेगा, तो भारत में कुछ भी खरीदा था एफसीआई तो खरीदता है, और एफसीआई के गोदाम से ही हमेशा वो अनाज आता है जो मुफ्त बांटा जाता है। तो कहाँ से आता है, एफसीआई से ही। तो एफसीआई इसी वजह से भारत में खाद्य निगम कहा जाता है, जो खाद्यान्न को लेता है, खरीदता है और सारी चीज़ें। उसके बाद एक और एजेंसी है नाफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है। तो ये लाभार्थी कौन होंगे, पहले से पंजीकृत जो किसान होंगे, राज्य एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पे अपनी सीधी फसल बेच सकते हैं। तो ये इसी के बारे में ये दिया गया है। तो 24-25 के लिए इसे सीमा बढ़ा दी गई है। तो खरीद सीमा जो है, जैसे उड़द हुआ, जो अरहर, उड़द, मसूर जैसी चीज़ें, उन्हें 100% खरीद की अनुमति, मतलब अब पूरी की पूरी चीज़ें खरीद ली जाएंगी। अगर रेट सही नहीं मिलता है तो जितना अनाज हुआ है वो सब खरीद लिया जाएगा इन चीज़ों से संबंधित, और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका तय हो जाएगा। तो ये है, और भुगतान कितना किया जाएगा, मूल्य के 15% तक भुगतान किया जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, हमने डिस्कस की थी कि सरकार ने क्या कर रखा है, जिन्हें जो फसलें एमएसपी पे नहीं खरीदी जाती उनके लिए सरकार लेके आई है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो ये कौन सी फसलों के लिए शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, जैसे टमाटर, आलू, प्याज, ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर इनके एकदम से 10% रेट गिर जाएंगे तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सरकार इन्हें खरीदेगी। तो ये देगा। तो पीएम आशा हमने देखा, अन्नदाता आय संरक्षण योजना में किसानों को उचित मूल्य देना है मेन उद्देश्य इसका। तो ये याद रखना है। अब एक अगला आर्टिकल है, वो है एमएसएमई को लेकर। तो एमएसएमई के लिए सरकार ने क्या किया है, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लेके आई है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का क्या मतलब है, जैसे एमएसएमई इंडस्ट्री को जब रुपए लेना होता है तो अगर बैंक से रुपए लेने जाएंगे तो महंगा मिलता है, तो क्या करेंगे एमएसएमई, सरकार इन्हें लोन मुहैया कराएगी। कितना, 100 करोड़ तक का लोन देगा, और 100% ऋण गारंटी कवरेज होगा, कोई कुछ रखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं एमएसएमई के लिए। तो ये याद रखना है बस। एमएसएमई के लिए जो ये योजना लेके आए हैं, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड है, एक जो फंड बना देगी सरकार, और इसके तहत ही रुपए मिलेगा। और पात्र उधारकर्ता कौन होंगे, जो वैध पंजीकृत एमएसएमई के जो बड़े बड़े होंगे उन्हें ये मिलेगा, जिनके पास उपकरण, मशीन खरीदने के लिए न्यूनतम 75% पर लागत का 75% है। तो मतलब किसे मिलेगा, जिनका एक तो पहले कोई एनपीए ना हो, मतलब ऐसे लोग एमएसएमई को नहीं मिलेगा जिनका पहले ही एनपीए, मतलब रुपए लौटाया नहीं है, उन्हें नहीं दिया। जो लौटाते हैं और जिनके पास परियोजना की लागत का पहले से 75% है, बाकी ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी, तब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं है और तब दे दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं ये इसमें। यह योजना 4 वर्षों के लिए 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी, 7 लाख करोड़ टोटल की गारंटी जारी होने तक उपलब्ध रहेगी। जो भी पहले हो तो 4 साल तक या तो लागू रहेगा, या जो 7 लाख करोड़ की ऋण गारंटी 7 लाख करोड़ तक का दिया जाएगा तब तक ये लागू रहेगा। यह योजना उन वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए है जो मतलब क्या करेंगे, जो इसके साथ पंजीकृत हैं। तो ये याद रखना है ये भी। उसके बाद है एमएसएमई के प्रभाव। इससे क्या हो जाएगा, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मेक इन इंडिया, क्योंकि जब एमएसएमई अच्छे से काम करेंगी तो क्या हो जाएगा, मेक इन इंडिया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखते हैं एमएसएमई के बारे में। तो जैसे एमएसएमई का क्या है, निवेश और टर्नओवर। तो निवेश एमएसएमई का क्या होता है कि 2.5 करोड़ से आसपास होना चाहिए, तो संशोधन क्या कर दिया है, 2.5 करोड़ के आसपास। और लघु वाले में 25 होना चाहिए और 125 करोड़ होना चाहिए। ये है संशोधित एमएसएमई के मानक। दो सूक्ष्म उद्योग होगा 2.5 करोड़, लघु 25 करोड़ और मध्यम 125 करोड़। और उसके बाद टर्नओवर उनका होना चाहिए 10, 100 और 500 करोड़ के आसपास। और ये वाली क्या है, ये पुराना वाला था।
अब अगला है सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मृत्युदंड को रद्द कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान ये कह दिया भाई कि मतलब कानूनी कार्रवाई चल रही थी वहाँ पे सही से उचित कार्रवाई का पालन नहीं किया गया, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई थी। इस वजह से अनोखी लाल बनाम मध्य प्रदेश केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो मतलब औपचारिकता ढंग से पूरी नहीं हो इस वजह से मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। तो ये क्योंकि आर्टिकल 21 मृत्युदंड और इन जीवन का अधिकार देता है, तो अगर निष्पक्ष कुछ नहीं हुआ है तो नहीं दिया जाएगा। तो निष्पक्ष सुनवाई क्या है कि ये मौलिक मानवाधिकार है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार हो। और निर्दोष की अवधारणा भारत में क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेशवाद एक केस आया था, उसमें आया था कि अभियुक्त को दोषी होने तक निर्दोष माना जाता है। मतलब अगर किसी ने केस कोई हुआ है तो जब तक दोषी नहीं साबित हो जाएगा तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा। अपराध साबित करने का भार अभियोजन पक्ष का, जिसने आरोप लगाया वो साबित करे कि इसने अपराध किया है। ऐसे ही आर्टिकल 50 है इन चीज़ से संबंधित। जैसे आर्टिकल 50 सुप्रीम कोर्ट को ही पावर देता है कि अनुच्छेद 50 क्या कहता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, जो जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है ना, इसमें त्वरित सुनवाई का अधिकार। तो आर्टिकल 21 ये है, ये कहता है मुकदमे की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, तो सुनवाई होनी चाहिए। और इसी के अंतर्गत ये भी टाल दिया गया है कि यह फांसी ही नहीं दी जाएगी, सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि सही कार्रवाई नहीं है। साथ ही एक और आर्टिकल है इससे संबंधित, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। मतलब एक व्यक्ति ने पहले चोरी की, सेम बाद में पकड़ लिया, दोबारा फिर दे दी गई, तो ऐसा नहीं होगा एक दंड के लिए। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। तो ये देखा हमने। लास्ट है कि दिल्ली के लिए आज का आखिरी आर्टिकल है दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में अभी 4 तीव्रता से भूकंप आया है। तो इस 4 तीव्रता से 4 से तीव्रता से ये भूकंप आया है, इसके बारे में जानते हैं। तो वैसे तो दिल्ली में क्यों भूकंप आता है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, दिल्ली उसी के आसपास एरिया में पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी प्लेट है जिनके कारण क्या होता है कि भूकंप आता है। पर यहाँ पे जो हमें समझना है वो 2 चीज टर्म समझना है। एक यहाँ टर्म है इंट्रा प्लेट पर घटना के कारण हुआ है ये भूकंप, और इसे इन सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी के कारण घटित होने वाला भूकंप कहा गया। और चूंकि ये भूकंप है अलग टाइप का, तो यह जो दिल्ली वाला है वो 4-5 इसमें आ जाता है, स्केल में 4 में। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 ये शब्द हैं जिनकी वजह से इस बार भूकंप को ये माना जा रहा है। तो दोनों के शब्द देखते हैं। पहला इंट्रा प्लेट बरगटना। तो सोचो पृथ्वी पे तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं ना, जैसे हम पढ़ते हैं 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, प्रशांत महासागर की प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सारी। तो ऐसी बड़ी बड़ी प्लेटों के टुकड़े पृथ्वी पे हैं ये। जब ये टुकड़े आपस में टकराते हैं बड़ी बड़ी प्लेट, तो क्या होता है, भूकंप आता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी एक प्लेट के अंतर्गत ही आपस में कुछ दरार हो, टकरा रहे हो, तो भूकंप आ जाए। तो जब ऐसा होता है एक ही प्लेट के अंतर्गत होता है, तो इसे ही कहते हैं इंट्रा प्लेट पर घटना। तो समझ में है, इंट्रा प्लेट क्या है, अलग अलग प्लेटें नहीं टकरा रही, एक ही प्लेट टकरा रही। जैसे कि दिल्ली वाले एरिया में जब भी भूकंप आता है तो उसका कारण यही होता है कि दिल्ली के नीचे जो प्लेट है वो आपस में ही उसमें एरिया में दरार है, तो उस वजह से टकराती है। अगला एक मिला इन सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी। अब ये क्या टर्म आई है जिसके कारण भूकंप माना जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे हम कभी खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई के दौरान हम देखते हैं कि ज़मीन में मिट्टी निकलती है, कहीं कहीं चट्टान निकलती है, कहीं नरम मिट्टी है, कहीं चूना पत्थर है, तो सारी जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। अब सोचो ज़मीन के अंदर, तो इसे ही कहा जाता है हेटेरोजेनिटी। तो यानी मौजूदा सामग्री जो है ज़मीन के अंदर वो विविध है। अब भूकंप जो आता है वो भूकंप इन विविध विविध जो मटेरियल है उनके साथ अलग अलग व्यवहार करता है। तो चूंकि इस एरिया में सेम प्लेट है के अंतर्गत ये चीज़ें हो रही, और यहाँ जो मटेरियल है वो अलग अलग है, इस वजह से जो वेव्स हैं जो भूकंप की वो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो ये हमने दोनों टर्म देखे जिनके कारण ये बताया गया है कि भूकंप आया है। तो ये जो हमने देखा 18 फरवरी 19 फरवरी का जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे वो हमने इसमें कवर किए हैं।